नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमा घणी, केम छो, कैसा काय। बिल्कुल मैं हूँ आपकी होस्ट एंड में एक और वर्ड इसमें ऐड करूंगी, समन्या, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं उत्तराखंड से विजय लक्ष्मी भट्ट। हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी मैं आपके सामने आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत नाम है, मल्टी टैलेंटेड है और नारी शक्ति के लिए एक मिसाल है। तो मेरी आवाज सुन के बोर मत होइएगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी वन एंड ओनली वेरी टैलेंटेड विजय लक्ष्मी भट्ट मैम से। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। कोरोना काल में घर पे हूँ, काम कर रहे, बस घर का ही सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी, जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैं दूसरे फोन से देखने की कोशिश करती हूँ, जो भी आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और हम आपके प्रश्नों को भी ले पाएंगे। पुनीत राजा, कुंवर नरेंद्र सिंह की, उमंग सेना, आंगन की पूरी टीम, प्लीज हमें एक बार सूचित करें कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो मैं आपको विजय लक्ष्मी भट्ट जी के बारे में बता रही थी। शी इज अ डिप्टी डायरेक्टर इन राज्यसभा, अ वेरी टैलेंटेड राइटर, पोएटिस, आर्टिस्ट, एंकर और बहुत सारी खूबियां हैं इनमें। इनके जाने हम हैं आंगन के सब सेशन में, मैं ही सब बोल दूंगी तो भाई इंटरव्यू कैसे होगा। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मुझ में और विजय लक्ष्मी मैम में बहुत सारी जो कहते हैं ना, एक सारी सिमिलर चीजें हैं। एक तो सबसे पहले लक्ष्मी लक्ष्मी, दोनों का नाम के साथ लक्ष्मी आ रहा है और लक्ष्मी के बिना कुछ चलता ही नहीं है। दूसरा कि मैम बहुत अच्छा लिख लेती हैं और थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेती हूँ और बहुत सीख रही हूँ। तो प्रश्नों लक्ष्मी मैम से गुजारिश है कि वो अपने शब्दों में अपना एक छोटा सा इंट्रो हमें दें। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी भट्ट शर्मा उत्तराखंड से हूँ और जो मेरी जन्मभूमि है वो उत्तराखंड ही है। तो मैं वहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ और दिल्ली से होता हुआ दिल्ली की संसद तक पहुँच गया। सारी पढ़ाई जो है दिल्ली से हुई, पर जो पढ़ाई की जो नींव है वो उत्तराखंड से ही रखी गई। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और वहाँ से होते हुए मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी किया, पीजी डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट किया और आज मैं यहाँ पर भारतीय संसद में राज्यसभा में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। मैं ये कहूँगी कि लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने मतलब वो पूर्ण हो गया है या बहुत बड़ा साहित्यकार है। बस मैं छोटा मोटा लिखती हूँ, मैं अपने आप को इतना ही मानती हूँ। पर क्योंकि इस वक्त सावन का पावन महीना है, तो अगर आप कहें तो मैं कुछ लाइनें शिव जी के पर सुना दूं। बिल्कुल मैम, इससे अच्छी शुरुआत हमारी कैसे हो पाएगी। बिल्कुल, स्वागत है तो आपका। कुछ मैंने लिखा है शिव जी पर। शिव है साधना, शिव ही साधक, शिव है शिवम, शिव ही नटराज, शिव विनाशक, शिव ही पालनहार, शिव है आदि, शिव ही अनादि, शिव है हठ योगी, शिव ही भोले भंडारी, शिव ही शंभु, शिव ही महाकाल, शिव है जगत पिता, शिव ही त्रिलोकीनाथ, शिव है मल्लिकार्जुन, शिव ही अमरनाथ, शिव है मणि महेश, शिव ही दीनानाथ, शिव है पशुपतिनाथ, शिव ही आलोकनाथ, शिव है रौद्र रूप, शिव ही सौम्य, शिव है भैरव, शिव ही भूतनाथ, शिव है विषधर, शिव ही नागनाथ, शिव है जटाधारी, शिव ही शंकर, शिव नीलकंठेश्वर, शिव ही शशिभूषण, शिव है रुद्र, शिव ही अंतर्यामी, शिव है उमापति, शिव ही विष्णु प्रिय, शिव की महिमा न जाना कोई, शिव है अपरंपार, ओम नमो शिवाय। मैं कहना चाहूंगी कि ये इसमें 36 बार शिव आया है और अगर आप इसको 3 बार पढ़ लेंगे तो 108 बार आप शिव जी की माला जप लेंगे। तो इसमें इसकी खासियत ये है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया
बढ़िया बात बोली मैम ने। मैम ये बहुत अच्छी पोइट्री आपने बोली, और शिव के ऊपर जो आपने जी लिखा था हमें भी सेंड कर दीजिएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो हम 108 बार इसका बिल्कुल, जरूर मंत्र जरूर जाप जरूर। कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी शुरुआत। तो अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते जरूर। हैं कि जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि हम दोनों ही देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते जी हैं, विजय लक्ष्मी मैम और लक्ष्मी विमला नेगी। तो आपका जो सफर है मैम, एक छोटे से शहर, हमें कई बार लोग कहते हैं कि छोटे शहर की लड़की, छोटे शहर की लड़की, तो एक देवभूमि के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का डिप्टी डायरेक्टर बनने का जो ये सफर है वो कैसा रहा, कितना स्ट्रगल भरा रहा? डेफिनेटली इतनी बड़ी पोस्ट पे आप हैं तो बहुत आसान तो नहीं रहा होगा इस चीज को पाना, तो वो कैसा रहा आपका ये सफर, हम जानना चाहेंगे। मैं जैसे भी पहले ही बोल चुकी हूँ कि देखिए सफर तो राह कठिन जरूर थी, पर जिसको कहते हैं ना, नामुमकिन नहीं थी। और कठिन रहा, और चैलेंजेस से निकल के ही अगर कुछ मिलता है तो तभी उसका सुख मिलता है, वरना हर चीज ऐसे लगती है कि जो चीज आराम से मिलती है ना, उसकी कद्र भी नहीं होती। जब आप उसको बिल्कुल। काफी मेहनतों से पाते हैं तो तभी आप उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। तो इस मुश्किल सफर में जो सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहना चाहूंगी, और सबके लिए ये लागू होती है, कि हौसलों में अगर उड़ान हो तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। चाहे फिर वो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर, या छोटी जगह से बड़ी जगह पर पहुंचना हो, आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल आसमान को छूता हुआ होना चाहिए। आप जरूर अपनी मंजिल को पालोगे, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी हौसलों की उड़ान भरें, आपके पांव जमीन पर लगे हों। अपने पांव को मत उड़ने दीजिए, अपने हौसलों को उड़ाइए, अपने आत्मविश्वास को उड़ाइए, अपनी ऊंची डगर पहुंचिए, पर जहां आपकी जड़ें हैं उनको कभी मत भूलिए। अपने पाँव को अपनी जड़ों पर ही रखिए। मेरा और यही मैंने किया। मेरे पाँव अभी भी जमीन पे रहते हैं। मैं कभी अपने हौसलों को जरूर उड़ान भराती हूँ, पर पाँव को कभी नहीं उड़ने देती। और ये हर व्यक्ति, जो सफल व्यक्ति है, वो हमेशा इसी तरह से अपनी मंजिल को पाते हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि खूब हौसले की उड़ान भरें, पर पाँव को जमीन पे रखें। बिल्कुल सही बात आपने कही मैम। दुष्यंत जी ने भी कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखिए। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, बट हमें डाउन टू द अर्थ रहना चाहिए। और ये मत समझिए मैं कि पहाड़ी हूँ तो पहाड़ियों की तारीफ कर रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, बहुत सारे पहाड़ी लोग बहुत सारे हैं, बट मैंने हमेशा देखा है कि ये अपनी जन्मभूमि को लेकर हमेशा चलते हैं। और एक एग्जाम्पल जो आपके सामने है आज, विजय लक्ष्मी भट्ट मैम है, जो डिप्टी डायरेक्टर है, बहुत अच्छी लेखिका है, एंकर है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, फिर भी डाउन टू द अर्थ है। मैं 4 पंक्तियां बोल तो दूंगी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसमें रोकूंगी मैम। आपको। 4 पंक्तियां जो मैं हौसलों की उड़ान पे बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उड़ान आसमां से ऊंची हो तेरी, याद रहे पांव जमीन पर हो। उड़ान आसमां से ऊंची हो तेरी, इतना याद रहे पांव जमीन पर हो। मिल जाएंगी मंजिल एक दिन, जो तुझे ये याद रहे, जो तुझे ये याद रहे। वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जो तुझे याद रहे, बहुत बढ़िया बात बोली। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि मैम जी जो मैंने आपके इंट्रो में पढ़ा था, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आप 4 भाई बहनों में आप सबसे बड़ी रही, और किस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, किस तरह से आप इस तरह, और ये जिम्मेदारियों का असर, क्योंकि वो शादी से पहले आप सबसे बड़ी थी और फिर शादी के बाद आप दूसरे घर में गई, तो वो जो शिक्षा है वो आपकी बाद में अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को लेकर वो जिम्मेदारियां आपको आज क्या सिखा रही है? मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो परिवार है ना, परिवार का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी है। क्योंकि हम, जो परिवार है, हमें बहुत कुछ देता है। और जो परिवार का ध्यान रखना ना, हम सबकी साझा जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा बिल्कुल हो। मैम। पर ये होता है कि जो बड़ा पहले दुनिया में आया, वो पहले बड़ा हुआ, तो इसलिए उसको थोड़ा सा पहले समझ आ गई। वरना बिना जिम्मेदारी के परिवार नहीं बनता। और जहां पर जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो, वहां पर परिवार हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को, उसको समझना चाहिए, अपनी परिवार की जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और मेरे को आज भी मुझे जहाँ मैं यहाँ पर ससुराल की बात आई है, तो यहाँ पर भी मैं एक ही
भाभी हूँ, मेरी नंदे हैं, तो वो भी सब सारी जिम्मेदारियों को मैं कलेक्टिवली लेके चलती हूँ और सब इस बात से बहुत खुश भी रहते हैं। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें अपने परिवार को समझना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि परिवार और जिम्मेदारी साथ-साथ चलती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। बिल्कुल सही बात बोली। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार अलग है और हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो हमें हमेशा दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। माना कि वहाँ देवभूमि है, पहाड़ की बेटियों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। फिर भी लास्ट में एक ही बात होती है कि मैम एक महिला है, डेवलप हो गया, हम कितने भी डेवलप हो जाएं, हम एक महिला हैं आखिर। फिर भी आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बहुत सारी चीजों को करती हैं और आपने इतनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो परिवार का सहयोग कैसा रहा उस जिम्मेदारियों में? मतलब बच्चे आपके हैं, आपने संभाला, भाई बहनों को आपने संभाला, आपने अभी बताया कि आप सबसे बड़ी हैं और आपकी नंदे हैं, आपने परिवार को संभाला, परिवार, पर्सनल प्रोफेशनल सारी लाइफ आपने देखी, तो वो जिम्मेदारियां जो सारी की सारी, इतनी एक औरत होने के बाद, एक लेडी होने के बाद आपने इतनी सारी, और परिवार का कैसा साथ रहा? देखिए, परिवार ने तो हमेशा मेरा साथ दिया। देखिए, जिस समय में लोग लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं समझते थे और लड़कियों पे इतनी ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था, उस समय मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि आज जो भी कुछ है, उनका आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे घरवाले सब, मेरे भाई-बहन, मेरी मम्मी सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसका नतीजा है कि मैंने जो भी करना चाहा वो पूरी आज़ादी से किया। और मैं पीछे जब परिवार की बात हो रही थी कि परिवार और ज़िम्मेदारी, तो मैं एक बात बताना भूल गई आपको कि वो परिवार ही है जिसकी उँगली पकड़कर हम खड़े होना सीखते हैं और तभी हम आगे तक चल पाते हैं 4 कदम। अगर परिवार ना हो तो हम खड़े होना ही ना सीख पाएँ, हम तो फिर हमें पता ही ना हो कि किस तरफ राह बनानी है। तो ये परिवार के सपोर्ट के बिना कभी भी आप 4 कदम नहीं चल सकते। ये बिल्कुल सही बात है और मेरा परिवार, मेरे माता-पिता, उन्होंने मुझे बहुत आज़ादी दी और बहुत छूट दी, जिससे कि मैंने हासिल करना चाहा, मैंने वो किया। बहुत सही मैम, कि हर एक चीज में हमें परिवार के साथ की जरूरत पड़ती है और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको परिवार का साथ मिला और इसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ी हैं और भी आगे बढ़ेंगी। तो अपनी कुछ पंक्तियां कहूंगी कि सूरज की किरणों सी होती हैं बेटियां और नादान परिंदों सी होती हैं बेटियां। सूरज की किरणों सी होती है बेटियां, नादान परिंदों सी होती हैं बेटियां, और दो दो फूलों को रोशन जो कर दे खुदा से मांगी वो मुराद होती हैं बेटियां। तो क्या बात है! इसीलिए कहूंगी कि बिल्कुल बेटियां उस खुदा का दिया हुआ, उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। और आपके सामने एग्जाम्पल है, तो सभी परिवारजन, हम छोटे शहर से हो, हम कहीं से भी हो, हमें अपनी बेटियों का सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो अगले मैं क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि मैम, मैंने सुना है कि कॉलेज में आपने कई क्षेत्रों में कार्य किया, मतलब आप बहुत हुँ, टैलेंटेड रही हैं। हुँ, आपने नेशनल कैंडिडेट कोर की छात्रा भी आप हुई हैं, बहुत सारे निबंध आपने लिखे, जी, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपने भाग जी, लिया। पर कई लोग कहते हैं ना कि अगर हम इन चीजों पे आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा पढ़ाई से जो रुचि होती है वो हट जाती है ना। तो आपने ये दोनों चीजें वो कैसे मैनेज, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट से आपने पीजी किया, तो डेफिनेटली पढ़ाई को भी इसके साथ साथ मैनेज किया होगा। तो आप कौन सलाह देना चाहेंगे, कैसे हमें पढ़ाई और ये सब चीजें मैनेज करनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ और पैशन को कैसे मैनेज करना चाहिए? अ, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी लक्ष्मी आपको कि मैं सबसे पहले तो मैं एक औरत हूँ और ईश्वर ने औरत को मतलब जब भेजा ना तो उसने उसको शुरू से ही मैनेजर बना के भेजा। वो मल्टी टैलेंटेड ही होती हैं। उनके कई-कई हाथ, कई-कई वो दिमाग एक साथ चलते हैं और तब कहीं जाकर वो अपने घर को आगे तक लेके जाती हैं। वो पहली शिक्षिका हैं, वो अपने पति को भी अपने सलाहें देती रहती हैं, अपने भाई-बहनों के, अपने माता-पिता के साथ भी वो उनका हाथ पकड़ के चलती रहती हैं और अपने घर में वो घर का टिफ़िन बनाने से लेकर बर्तन सफाई करते-करते भी अपने 50 काम निपटा के फिर अपने ऑफ़िस भी पहुँच जाती हैं। और यहाँ पर घरेलू महिलाएँ हों, चाहे कामकाजी महिला हों, सब सब एक जैसी हैं, सब बहुत मेहनती हैं, सब इतना काम करती हैं अपने घर के लिए
एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो जाती है बाहर जाने वाली महिलाओं पे, पर जो घर पे रहते हैं उनके पास बहुत काम होता है, और उनके पास इतना काम होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो इस कोरोना काल में शायद सबने देख ही लिया होगा, जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको भी एहसास हुआ होगा कि घर का काम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना, हर चीज का। तो ये हमें बाय बर्थ मिला है, हम महिलाओं को ये बाय बर्थ मिला है कि हम शुरू से ही एक मैनेजर, अच्छी मैनेजर होती हैं और हर चीज को मैनेज करती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप अपना टाइम को मैनेज करिए, अपने जो आवर्स हैं उसको बांट लीजिए। और जब हमारे पास क्या होता है, हम अपने करने का समय जो हमारा होता है वो समय होता है जब सारे लोगों से हम फ्री हो जाते हैं, तब हम उस समय में अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं। और वही बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग इसको ऐसे मैनेज कर पाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं महिला हूँ और हमें ये बाय बर्थ मिला है कि हमें हर चीज मैनेज करनी है। मैं इसको ईश्वर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महिलाओं को ऐसा इतना मल्टीटास्किंग बनाया है कि उनको माँ भी बनाया है, उनको परिवार भी दिया है और उनको सारी जिम्मेदारियां भी दी हैं, और उसके बावजूद भी उनको उनके पास इतना समय दिया है और उनको इतना पेशेंस दिया है कि वो अपने लिए समय निकाल पाती हैं। सभी महिलाओं के लिए, कि सभी महिलाओं को मेरे मतलब प्रणाम है कि जो इस तरह से अपने आपको मैनेज करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही मैम आपने कि कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से जो लेडीज हैं वो घर को मैनेज कर रही हैं, सारी चीजें मैनेज करती हैं वो। और कहते हैं ना कि जब भगवान बहुत खुश होता है, जिस घर से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वहीं पे वो बेटियों को पैदा होती है वहां पे, और उनको वो वरदान होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहूंगी कि मैम, मैंने सुना आपका चित्रकला में भी बहुत ज्यादा रुझाव रहा है, आप बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि आपने दो जो बुक्स हैं आपने उसका खुद ही जो कवर पेज है वो डिजाइन किया है। तो ये जो शिक्षा है या ये जो बोलिए, ये भी जो रुचि है वो कहाँ से आपके अंदर आई, और इसके बारे में आप से कुछ पूछना चाहूंगी, किस तरह से आपको सारा का सारा ये इतना मतलब वो लगा। मैं फिर बोलूंगी, फिर सब यही कहेंगे कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अपने सुनने वालों को कि मैं महिलाओं पे बहुत लिखती हूँ और मेरा जो क्षेत्र है वो महिलाओं पे ही रहता है, इसलिए मैं फिर दोबारा से वहीं जाऊंगी कि हम महिलाएं बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, और हमारे जो आर्टिस्ट है ना, हमारे अंदर ही बसता है। हम हर चीज को उसी रूप में देखते हैं, और मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली, कोई सीखा नहीं। ये मेरा शौक है कि मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ, आड़ी तिरछी रेखाएं खींच लेती हूँ। और बहुत बड़ी पेंटर नहीं हूँ, ना प्रोफेशनल पेंटर हूँ, बस सिर्फ मैं कुछ अपने लिए करती हूँ, अपने घर के लिए करती हूँ, और कुछ पेंटिंग्स बनाती रहती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। और मैं कहती हूँ कि जो पेंटिंग और लिखना दो ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं, और दोनों का एक ही काम है कि आप अपने जो डिप्रेशन या जो आपकी इधर उधर की बातें हैं उन सबको भूल जाते हो, और अपने एक अच्छे कंसंट्रेशन पावर आपकी जो बढ़ती है, उससे आप अच्छे दिमाग, अच्छे मतलब जिसको कहते हैं खुश मन के स्वामी हो जाते हो, क्योंकि वो सारे जितने भी आपके अंदर के गिले शिकवे सब उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि आप एक आकृति या एक कुछ चीज बनाने में इतना मग्न हो जाते हो कि आप बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ देते हो। तो मेरा हिसाब से तो ये टेंशन रिलीफ करने का भी एक साधन है, और सबको थोड़ा थोड़ा कुछ करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर पेंटिंग बनाए, पर कुछ भी। मैं अब तो आज भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है तो आप रोज एक पेंटिंग बनाइए। मतलब पेंटिंग मीन्स स्केच, पेंसिल से कुछ भी बनाइए, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ करिए तो आपका माइंड जो है, आप देखेंगे एक तरफ बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपका दूसरी तरफ लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात बोली मैम। चित्रकला जब भी हम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाएं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही अच्छे चित्रकार हों, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और ये मतलब एक यूथ के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी शिक्षा है, जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बहुत ही जल्दी चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज कुछ ना कुछ अच्छे कामों में अपने अपना जो टाइम है उसको व्यतीत कीजिए।
हमारे साथ मैम बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पहले मैं उन सबका स्वागत कर लूं और उनका कमेंट जी भी जी पढ़ लेती हूँ। और जी 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 साथ ही साथ मैं आप सब दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो वो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रश्नों को मैम के सामने रखूंगी। अगर हम इस सेशन में उनका जवाब नहीं दे पाए तो हमारी आंगन की टीम आपको पक्का उन सवालों का जवाब आपके कमेंट में देगी। तो मैं ओके स्वागत करती हूँ एक एक करके। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट मैम का बहुत बहुत स्वागत है, ये भी उत्तराखंड से हैं। थैंक यू सो मच मैम। मनोज कामदेव सर, दोहा गुरु। और फिर से मुझे नमस्ते वो भैया दोहा याद आया। इंटरप्शन तो जी नहीं करूंगी, मतलब बीच में ज्यादा बोल रही, बट मेरा फेवरेट दोहा है तो मैं बोलने मतलब मेरा मन है तो मैं बोलूंगी कि किसको कहते बिल्कुल चांद है बिल्कुल स्वागत है आज हुआ आभास, किसको कहते चांद है आज हुआ आभास, मुखड़ा उसका देख कर टूट रहा उपवास। गुरुजी क्या मैंने बात कोई है गलती ना करी हो। और हमारे साथ है राजपाल यादव सर। जो कहते हैं कि साहित्य और कला का चोली दामन का साथ है और एक दूसरे का पर्याय। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। बिल्कुल आपका भी स्वागत है। संदीप दिवाकर सर, आपका स्वागत है। सुमित आर दास हमारी टीम के ही मेंबर हैं, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। श्री राम पुजारी बालाजी, आपका भी स्वागत है। और ये आप मैं एक जितने मिनट भी लक्ष्मी, लोग हैं यहाँ। ये साला सर के बहुत बड़े पुजारी हैं, इनको मेरा प्रणाम है। ये साला सर बालाजी अच्छा, में बहुत बड़े पुजारी हैं और मैं अरे प्रणाम वाह करती हूँ इनको जी। सर, नमन सर, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, मैम के साथ साथ मेरे ऊपर भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंगन की पूरी टीम जो भी है, आपका स्वागत है। आंगन की टीम से एक क्वेश्चन आया है कि मैम क्या इस उम्र में ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है बिल्कुल या नहीं लगता कुछ कि रह किसी गया चीज का है। और मलाल था? उम्र का किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। आप हर उम्र में पढ़ सकते हैं, हर उम्र में कोई भी काम कर सकते हैं। उम्र उम्र का और किसी काम का कोई संबंध नहीं है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक जज्बा होना चाहिए। आप किसी उम्र में भी कोई काम कर सकते हैं। आपने वो लेडीज देखी है जो दो अभी इतनी एज में उन्होंने जो अवार्ड कितने जीते, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। हाँ मैम, वो अ, जो ओल्ड लेडीज थी उनके ऊपर, हाँ हाँ ओल्ड हाँ हाँ, लेडीज। आई गॉट। हाँ तो उम्र हाँ का हाँ, किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। आप किसी उम्र में भी कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। निम्मी मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कहती हैं बहुत सुंदर। लक्ष्मी जी, निहाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं और विजय लक्ष्मी मैम दोनों आपका स्वागत करते हैं और आप कमेंट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हमारा इंटरव्यू सेशन और अच्छा आपके कमेंट से होगा। और जितने भी आपके प्रश्न हैं प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं मैम से वो क्वेश्चंस पूछ पाऊं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैम एक आपका काव्य संग्रह है जीवन पथ पर, जी बिल्कुल। जिसमें लगभग हाँ 60 कविताएं लगभग हैं। और जी जी इसकी प्रशंसा तो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी की है। तो जी इस जी पुस्तक के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? कैसा जी अनुभव बिल्कुल। रहा आपका इस पुस्तक को लेकर? हाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो जीवन पथ पर है, जो मेरी पहली किताब है, मैं लिखती तो बहुत समय से थी, स्कूल कॉलेज के टाइम से लिखती रही हूँ। पर हुआ यूं कि जो पुराना लिखा हुआ था वो कहीं मिस, पूरी डायरी कहीं खो गई। उसके बाद कई साल तक मैंने लिखा नहीं। अपनी घर गृहस्थी में मैंने कहा जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो जिम्मेदारियों को निभाती रही। तो इस बीच में बहुत लिख नहीं पाई। और पिछले कुछ 3-4 साल से मैं दोबारा लिखना शुरू किया अपने ऑफिस की मैगजीन में। और मैंने देखना शुरू किया कि मेरा क्या मतलब रिव्यू आता है। तो जब लोगों ने पसंद किया तो मैंने अपनी 60 कविताओं का संग्रह तैयार किया। और जब नाम की बारी आई तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपने जीवन पथ पर अग्रसर हुई हूँ इस ओर, साहित्य की ओर। तो मैं क्यों ना इस अंक का नाम, इस किताब का नाम जीवन पथ पर रखूं। और इसका जो, ये मैं दिखाऊंगी दर्शकों को, ये इसका जो कवर है ये मैंने खुद बनाया है। ये जीवन पथ पर आपने, एक, हाँ ये जो लेडी है इनके साथ, ये मजदूर लेडी हैं और इनके साथ इनकी बेटी है जो बस्ता लेके चल रही है। ये लेडी चाहती है कि मेरी बेटी मजदूर ना बने, वो पढ़ लिख कर मेरी छांव तले, मेरी
इस यहाँ पे एक स्कूल है, इस स्कूल तक पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो जाए। तो मैंने कहा ना, मैं महिलाओं पर लिखती हूँ और महिला सशक्तिकरण ही मेरा एक उद्देश्य है और मेरा यही एकमात्र है कि सब महिलाएं आगे बढ़ें और सब बच्चियां पढ़े लिखें और इस लायक बने कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। बहुत बढ़िया बात बोली। और जो आपने चित्र दिखाया और जो उसकी व्याख्या आपने की मैम, कि वो किस तरह से वो औरत है जो चाहती है कि उसकी जो बेटी है वो मजदूर ना बने, और आपने किस तरह से मतलब उसको एक पूरी भावनाएं उसके अंदर ली हैं, तो बहुत ही अच्छा। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और साथ में एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगी कि मैम, अगर इसकी आप इसी जो बुक है जीवन पथ पर, इसकी कोई आपकी बहुत ही पसंदीदा, वैसे आपने लिखी है तो सारी ही पसंदीदा होंगी डेफिनेटली, बट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो हम लोग भी सुनना पसंद करेंगे। आप हमारे साथ उस कविता को साझा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो आपने सही कहा, क्योंकि क्या होता है, माँ को तो अपने सारे बच्चे ही पसंद होते हैं, वो किसी को नहीं कह सकती कि भई ये मुझे पसंद नहीं है। मेरी इस किताब की एक बहुत चर्चित कविता मैंने कई बार सुना चुकी हूँ उसको, जो मैंने लिखी थी, माँ बूढ़ी होने लगी है, लगता है माँ बूढ़ी होने लगी है, सहने से ज़्यादा अब कहने लगी है, लगता है माँ बूढ़ी होने लगी हैं। और चलती थी मैं जिनकी उँगली पकड़कर, अब उनको मेरे सहारे की ज़रूरत होने लगी है, लगता है माँ अब बूढ़ी होने लगी हैं। ये मैंने कई बार पढ़ी है, तो आज मैं इनकी 4 ही पंक्तियाँ सुना के ये नहीं पढ़ूँगी, दूसरी कविता पढ़ूँगी, क्योंकि फिर हो सकता है कि मेरे दर्शक कहें कि हर बार एक ही कविता पढ़ देती है। और तो ये मेरी इस किताब की ही कविता है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, और मुझे कई बार जो उन्होंने मेरी किताब पढ़ी है वो मुझे बोलते भी हैं कि ये कविता बहुत आपने अच्छी लिखी है, बहुत दिल को छूने वाली। आज क्योंकि मैं इससे अलग कुछ एक कविता पढ़ूंगी, है ख्वाहिशों के रंग, इसी मेरी किताब से है। आप इसके भाव पर जाइएगा कि देखिएगा कितना मतलब गहन भाव है। एक दास अपने दिल की बात कोई कह रहा है। बरसों से जंग लगे ताले में बंद, ख्वाहिशों के बक्से को जब खोला, बरसों से जंग लगे ताले में बंद, ख्वाहिशों के बक्से को जब खोला, जाने कितने अरमान दफन थे उसमें, जाने कितने अरमान दफन थे उसमें, कुछ बचपन की अधूरी ठिठोलियां थी, कुछ बचपन वाह, की बहुत अधूरी बढ़िया, बहुत ठिठोलियां थी, कहीं जवानी के ख्वाबों के अधूरे किस्से, कहीं जवानी के ख्वाबों के अधूरे किस्से, अधूरे अधूरे माँ किस्से। के दर्द की कही अधूरी कहानी भी थी वहीं कहीं, माँ के दर्द की कही अधूरी कहानी भी थी वहीं कहीं, जीवन के अनछुए पहलू थे, जीवन के अनछुए पहलू थे, वहीं कहीं मिली मेरी आरजुओं की किताब, वहीं कहीं मिली मेरी आरजुओं की किताब, जाने कितने किस्से आस लगाए बैठे थे, वाह, जाने बहुत कितने किस्से आस लगाए आस बैठे लगाए थे, बैठे थे। कहीं चंचल शोक हंसी के रंग बिखरे थे, कहीं चंचल शोक हंसी के रंग बिखरे थे, वहीं कहीं थी मेरी खुशियों की चाबी भी शायद, वहीं कहीं थी मेरी खुशियों की चाबी भी शायद, मुरझाई सी एक आस भी पास ही पड़ी थी, मुरझाई सी एक आस भी पास ही पड़ी थी, और वहीं कहीं थी एक मुस्कान मेरे दर्द की, और वहीं कहीं थी एक मुस्कान मेरे दर्द की, जिंदगी के रंग भरे थे खूब कभी इसमें, जिंदगी के रंग भरे थे कभी खूब इसमें, और जिंदगी थी कि यूं ही खाली गुजर रही थी, और जिंदगी थी कि यूं ही खाली गुजर रही थी, बेरंग होते रिश्तों में रंग तलाशती जिंदगी, बेरंग होते रिश्तों में रंग तलाशती जिंदगी, बंद जंग लगे ताले में कहीं सिमट रही थी, बेरंग होते रिश्तों में रंग तलाशती जिंदगी, बंद जंग लगे ताले में कहीं सिमट रही थी, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं था, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं था, कोई आकर भर देगा खुशी का रंग बंद बक्से में, कोई आकर भर देगा खुशी का रंग बंद बक्से में, सतरंगी महकेगा उस दिन जीवन फिर,
सतरंगी महकेगा उस दिन वाह। जीवन फिर, मुकम्मल पड़ाव में मुस्कुराएगी जिंदगी फिर, मुकम्मल पड़ाव में मुस्कुराएगी जिंदगी फिर। जिंदगी बहुत बढ़िया मैम। इसमें आपने जिंदगी के सारे रंगों को, सारी ख्वाहिशों को, बचपन से लेकर जवानी से लेकर आपने हर एक ख्वाहिश को इस कविता में डाला। बहुत ही अच्छी कविता। थैंक यू। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगी। मैंने आपसे पहली बात की थी मैम, तो मुझे पता चला था कि आप लेखक के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और कहते हैं ना, समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जैसे माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, वैसे ही समाज की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तो मैम, मतलब एक अंदर से कैसा फील होता है, क्या, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? और जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी ऐसे इंसान की जो बहुत हेल्पलेस होता है, और आप उसकी हेल्प करते हैं, तो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है? मैं कहती हूँ कि आपने कहा मैं समाज सेवा, तो मैं कहती हूँ ये समाज सेवा नहीं, मैं इसे कहूंगी कि ये तो अपनी ही सेवा है। हम इस समाज से बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ समाज हमें देता है, तो लौटाना भी हमारा फर्ज बनता है। जब हम इतना कुछ ले लेते हैं तो 1% तो हमें लौटाना भी चाहिए ना। तो ये तो अपनी सेवा हो गई कि हमने इतना कुछ लिया और उसके बदले में 1% लौटाया। तो मेरे ख्याल से हमने समाज सेवा नहीं की, अपनी सेवा की। तो मेरा तो यही कहना है कि ये हमने अपनी सेवा की। और जब हम 1% भी करते हैं ना इस अपने उसके लिए, कम्युनिटी के लिए, तब हमें इतनी अच्छी नींद आती है और तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। और तब ये एहसास होता है कि नहीं, हमने क्या किया, हमने तो अपने लिए किया ना, अपने चैन की नींद सोने के लिए किया ना ये सब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को से इतना जो लेते हैं, उसको लौटाने की जो हमारी बारी आती है, तो हम बहुत थोड़ा सा लौटाते हैं। तो ये वही थोड़ा सा मैं लौटाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं लौटाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कम्युनिटी को भी दे पाऊँ। बहुत ही अच्छी बात बोली मैम, और आपसे सीखने को मिला कि हम समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम खुद की सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो उसके बाद हमें जो संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि को पाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जी। अच्छी बात। और मैम, मैंने ये भी सुना था कि आपने जो जो स्लम एरिया में रहती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लेडीज रहती हैं, आपने उनको पढ़ाया है, निःशुल्क उनको शिक्षा दी है। और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे नशा मुक्ति को हटाने के लिए आपने कार्य किया है। तो मैं जी जी। आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो ये कैसे, क्या घर में इन चीजों को लेकर होता नहीं था कि भाई अपना भी करो, तुम्हारा भी करो, तुम क्या करती रहती हो? मतलब एक होता है ना एक माहौल में कि भाई तुम पढ़ाई भी कर रही हो, ये सब चीजें भी कर रही हो, पहले अपना कर लो तभी तो कुछ कर पाओगी। इस तरह का कैसा रहा सर? देखिए, थोड़ा बहुत तो कभी कभी जब आप जाते हो और आपको अपने जेब से सब कुछ करना होता है और आप नौकरी भी नहीं कर रहे हो, तो तब तो थोड़ा बहुत तो बंदिशें होती हैं कि तुम भाई थोड़ा लिमिट में करो, क्योंकि तुम अपने ही हमारे से ही ले जा के और बाहर समाज सेवा कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो उस वक्त ख्याल आता है कि नहीं, हमें अपना कुछ करके ही करना चाहिए, ये भी सही बात है। बट सपोर्ट कभी हटा नहीं, सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। और मैं कहती हूँ कि आपने कहा कि मैंने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, पर मैं सोचती हूँ हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक भी। दशा और दिशा कुछ भी नहीं बदली है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी हालत वही के वही है। अगर आप ग्राउंड में जाते हो तो आपको लगता है कि कहीं भी कुछ सुधरा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं अभी भी। लड़कियों को सेकेंडरी उस पे रखा जाता है कि जब पहले लड़कों को की पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है, फिर लड़कियों की पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है कि नहीं बेटा, अच्छा ठीक है, भाई का पढ़ना जरूरी है। तो ये सब चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी जो स्थिति है वो कुछ घरों तक ही सीमित है। बाकी जगहों पर अभी इतना ज़्यादा कुछ एक्सपोज़र मिला नहीं है। और हम किताबों में ही सुनते आ रहे हैं कि सुधार हुआ है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बहुत रूरल में आप जाएँगे तो अभी भी हालत वैसी ही है।
यथास्थिति जिसको कहते हैं बनी हुई है। तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर नतीजे सामने नहीं आए तो करने का कि हमने कुछ किया है, ये बोलना भी हमारी बेवकूफ़ी होगी। बहुत अच्छी बात मैम कि आपने किया भी और आपने कभी क्रेडिट भी नहीं लिया, और सच में हमें सबको यही सीखना चाहिए। अभी बीच में एक कमेंट आया है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। आपकी फ्रेंड है शायद मिम्मी जी, और वो हाँ, कहती हैं कि मिमी मैं आपको नमस्कार बताना मिमी। चाहूंगी कि लक्ष्मी जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती हैं। बिल्कुल मैम, आप बहुत सही बात कह रही हैं कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती हैं, थैंक यू और मिमी जी। तभी आज एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी अपने पैशन और अपने सारे कार्यों को वो अच्छे से कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ कि हाँ, मैम, एक होता है ना कि मैं अपने पैशंस को कंप्लीट कर रही हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देख रही हूँ, मैं अपने घर को देख रही हूँ, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी कुछ इच्छाएं इसमें पूरी रह गई हैं? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने लिए चीजों के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ? बहुत सारी लेडीज होती है जो हमेशा ये कहती हैं कि मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं अंदर ये रह जाता है कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? अ, नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं जो भी कर रही हूँ, वो सब अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे घर वाले हैं। तो वो सब कार्य तो मैं किसी और के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना, अपने लिए ही कर रही हूँ। और मतलब मेरा घर है तो मुझे ही करने हैं। और उसके बाद बिल्कुल सही बात। मेरे लिए समय नहीं मिला, ऐसा मुझे कभी महसूस हुआ नहीं। मैंने कहा ना, अपनी मर्ज़ी से मैंने इतने साल नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक ज़िम्मेदारी थी, और मैं किसी काम कभी कोई भी ज़िम्मेदारी लेती हूँ तो उसको पूर्ण तरीके से करने की कोशिश करती हूँ कि उसमें बीच में कोई बाधा ना आए। तो इतने साल मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा, मेरे को किसी ने बाध्य नहीं किया कि तुम मत लिखो, मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा। तो इसलिए मैं ये शिकायत करने का मुझे अधिकार नहीं है कि मेरे लिए समय नहीं मिला। और दूसरी बात, जो शिकायत करते हैं, वो बहुत कुछ बढ़िया करना ही बात नहीं चाहते। की। हाँ, बोलिए, बोलिए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो लोग शिकायत करते हैं शायद वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य करेंगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपको समय नहीं मिला। हुँ, अ, हुँ, जिंदगी में इतना कुछ किया है मैम, तो एक्चुअल में हमारे हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, और हुँ, हमें शायद कहीं ना कहीं जिंदगी के मायने नहीं पता, और जिंदगी में एक्चुअली मकसद क्या है हमें नहीं पता। तो हम आपसे इस चीज को सुनना चाहेंगे कि एक्चुअल में जिंदगी के मायने क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी है क्या? हाँ। देखो, ज़िंदगी क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जो कि अभी इस सेशन में तो शायद कंप्लीट नहीं होगा। तो ज़िंदगी, एक्चुअल में जो ज़िंदगी है ना, हम सोचते हैं ज़िंदगी है मेरी खुशियाँ, मेरा परिवार, मैं, पर ज़िंदगी वो नहीं है। ज़िंदगी है खुशियाँ बाँटने का नाम। जब आप खुशियाँ बाँटते हैं ना, जो उस टाइम आपको सुकून मिलता है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। अपने लिए हर इंसान जीता है, और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अपने लिए अपना खाने का इंतज़ाम, और अपने लिए तो जानवर भी काम करते हैं। वो भी निरंतर अपने लिए कार्य करते रहते हैं और सारा दिन चलते रहते हैं, पर हम मनुष्य को अलग से बुद्धि मिली है, अलग से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और हमारा विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमें जो जीवन जीने का हमारा तरीका है ना, वो ये होना चाहिए कि हम अपनी खुशी के साथ-साथ अपनी कम्युनिटी की खुशी के बारे में सोचें। और जो यूथ जो है ना, वो तो हमारी धरोहर है। उसके कंधों पर तो इस देश का भार है। अगर आप यूथ की बात करते हैं, तो यूथ को तो जो मैं ये संदेश दूँगी कि उनके कंधों पर जो है, इस देश का भार है, और उनको तो सबसे पहले अपने कामों को, अपने इस आत्मनिर्भर भारत की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे होते हैं ना, एक बुजुर्ग माता-पिता एक उम्मीद लगाते हैं, मेरे बच्चे ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इस तरह से देश जो है, यूथ जो युवा है ना, उनकी तरफ देख रहा है कि ये कुछ करेंगे और भारत को
जो हमारा देश है इसको आगे ले जाएंगे, इसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम किस तरह से काम करें, किस तरह से इन चीज़ों को आगे ले जाएं। तो यूथ के लिए तो मेरे पास बहुत अच्छा संदेश है कि एक मजबूत भारत बनाएं और इस देश को जो है आकाश की बुलंदियों तक आप लोग ले जाएं और इस तिरंगे का सम्मान जो है ना वहां तक, उस बुलंदी को छुए, वो आसमान को छुए, वहां तक लेके जाएं। ये भार आपके कंधों पर है। अब आपने देखना है कि आप किस ओर जाते हैं, कि आप इसकी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं या फिर अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। और आपको अपने तक सीमित होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इस देश की धरोहर हैं। आपको इस बहुत कार्य करने हैं अभी, और ना थकना है और ना बैठना है। आपके पास बहुत कार्य हैं करने के लिए, जो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसकी दिशा में और दशा आपको ही बनानी है और आपको ही इसको कारागार करना है। तो मैं युवाओं को 4 लाइनों से संबोधन करूंगी। जागो है युवा, अब तुम पथ प्रदर्शक। जागो है युवा, अब तुम पथ प्रदर्शक। मैं बूढ़ा भारत अब जवान होना चाहता हूँ। जागो है युवा, अब तुम पथ प्रदर्शक। मैं बूढ़ा भारत अब जवान होना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा भारत अब जवान होना चाहता हूँ। लक्ष्मी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात आपने बोली मैम कि जो युवा है उनके ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं, देश को आगे बढ़ाना, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना उनकी जिम्मेदारी है। और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हम दूसरों को खुश रख पाए। सिर्फ मैं करने से ही जिंदगी नहीं चलती। बिल्कुल। जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद आपने युवाओं को बताया मैम, थैंक यू सो मच। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगी। बहुत ही इसके बीच में बहुत ही कठिन प्रश्न आने वाला है मैम आपके लिए। तो आपने बहुत सारे मंचों पर काव्य पाठ किया है, साथ ही आपने राज्यसभा के बहुत सारे मंचों की हिस्सेदारी भी निभाई। तो ये अनुभव कैसा लगा? और इतना कुछ करने से पहले क्या आपको कभी ये लगा था कि आपको लक्ष्मी विमला नेगी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? देखिए, ये अनुभव तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ करते रहना ही जीवन है। और जो जिंदगी का मकसद है कि आप कुछ करते रहें और सबको खुश रखें और खुद भी खुश रहें। तो इन मंचों पर जाकर मुझे बहुत खुशी मिली और मैंने बहुत कुछ किया। और हाँ, ये मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, जो कि जिनका जवाब देके मैं कुछ संदेश भी दे पाऊँ। और कुछ मेरे कुछ कहने से अगर कुछ लोग प्रतिशत लोगों तक भी ये संदेश पहुंच जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके जरिए ये सब संदेश देश के लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच मैम। युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही है। आपने उनको बोला कि हम मतलब हम उनके ऊपर जो है देश की जिम्मेदारियां हैं। आपने इतना स्ट्रगल किया, आपका परिवार भला आपके साथ रहा, फिर भी बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को, जैसे आपने कहा कि आपने लेखन को, साहित्य को बीच में एक ब्रेक दिया था, आपकी डायरी जो थी वो कहीं और हो गई थी, फिर आपने एक नए सिरे से शुरू किया। जी, तो जो बिल्कुल। युवा पीढ़ी होती है मैम, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में होता है कि जो होता है वो हार मान लेती है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या अगर हमारा एक फेलियर होता है तो वो हम उससे हार जाते हैं, क्या हमें उससे हार कर हमें कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत बात है कि आप जब थोड़ा सा देखिए, हम कभी भी ये सोच के क्यों नहीं चलते कि हम 100% किसी को नहीं मिलता। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक वैक्यूम रहता है और वो उसको उसी के साथ जीना होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो आज ये जो पोस्ट है मुझे तो बहुत छोटी लग रही है, मुझे किसी और पोस्ट पे होना चाहिए था, तो ये कोई सवाल और जवाब नहीं है। इसके लिए मैं मेहनत करूंगी तभी तो आगे तक जाऊंगी।
अभी जो मुझे मिला है मेरी क्षमता के अनुसार मिला है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसके लिए मेहनत करें, ना कि निराश होकर किसी तरह का कोई ऐसा कदम उठाएं। और युवाओं को तो खासकर एक 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 क्षण का जो आपकी सोच होती है ना, वही आपको उस तरफ ले जाती है। अगर उस टाइम पे आप किसी से बात कर लें, शेयर करना सीखें। आप एक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे से शेयर करें। मेरा पीछे सेशन हुआ था डिप्रेशन पे, मैंने बोला था अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। आप सबसे पहला काम करिए कि अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, तो आप उसको किसी अपने अजीज से शेयर करें, जो कि आपकी बात को समझ सके और आपको उचित राय दे सके। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाएँ, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी रहती है। आप ये सोचिए कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो जितना खुश रहेंगे और जितना अपने आप मेहनत पर अपना दिमाग लगाएँगे, कभी भी आपका जो ध्यान है इस तरह की बातों पर नहीं जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छी बात आपने बोली मैम, शेयरिंग एंड केयरिंग। अगर युवा जो भी हैं उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपने आसपास अपने प्रियजन जो भी उनके, चाहे वो मम्मी हो, पापा हैं, दोस्त है, कोई भी है, उसके साथ इन बातों को शेयर करना चाहिए। और आगे वाला अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी केयर भी करनी चाहिए। एक बिल्कुल। बहुत मुश्किल प्रश्न तो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि मैम आपने कभी सोचा था कि आपको लक्ष्मी विमला नेगी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? अब एक और कठिन प्रश्न की तरफ मैं बढ़ती हूँ मैम, कि अगर आपको साहित्य, समाज सेवा और चित्रकला, इन सब में से चूज करने के लिए बोला जाए, तो सबसे प्रिय कौन सा है? साहित्य, चित्रकला और समाज सेवा। तो मैं हाँ जी कहूँगी मैम, तीनों में से सबसे प्रिय कौन सा है आपके? तो मैं आपको जवाब देती हूँ। जो साहित्य है ना, आपने कहा साहित्य, तो जो साहित्य है, जो आपकी करुणा है, जो आपके अंदर का भाव है ना, वो पिघल कर जो भाव भाव अभिव्यक्ति है ना, वही साहित्य है। ठीक है। और जो वो जो चित्रकला जो है, वो भाव है जो आपने अपने साहित्य में उतारे हैं, भाव अभिव्यक्ति की है, वो भाव जो है वो चित्रकला है। और जो समाज सेवा है, भाव और भाव अभिव्यक्ति से निकली प्रेरणा है। तो इसलिए ये तीनों वाह, ही जरूरी बहुत है। बढ़िया बात। तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए इनके ये तीनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत बढ़िया मैम, कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू जी। सो मच। और मैम एक मेरा पर्सनल सवाल है, मैं जब भी इंटरव्यू लेती हूँ हर सैटरडे को, तो मैं किसी ना किसी को कोई ना कोई टैग लाइन देती हूँ, कोई ना कोई बोलती हूँ। तो मैंने आपको दिया मोस्ट टैलेंटेड लेडी, क्योंकि मैंने देखा आपका बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, आपके फैन है, आपकी स्टाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, बहुत सारे लोग, मुझे थोड़ा विभा शुक्ला जी हैं, वो तो आपकी पता नहीं हर एक चीज की तारीफ करती हैं। और आपको दर्शक खुद देख सकते हैं कि अपनी संस्कृति को कैसे लेकर चल रही है मैम। ये जो गले में बांधा हुआ है, इसे हम गुलबंद, जो गले में है इसे हम गुलबंद कहते हैं, और ये हमारी संस्कृति की झलक हमारे में दिखाते हैं। तो मैम कुछ ब्यूटी टिप्स हमें भी दे दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह कुछ अच्छे लगे और हम भी कोई मोस्ट टैलेंटेड बोले। ब्यूटी टिप्स तो नहीं, मैं ये कहूंगी कि हमेशा खुश रहें, और जब भी कहीं जाएं तो अपना 100% दें। आपको अपने अंदर से जो खुशी मिलेगी, उससे आप अपने आप को निखरा हुआ सा मानेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि आप अपने जो है जीवन में हमेशा ये सोचें कि आप जब भी कहीं जाएं तो आप ये ना सोचें कि अरे यहीं तो जाना है, तो मैं ऐसे। आप जब भी कहीं जाएं तो अपने आप को उस समय, वक्त और उस जगह के हिसाब से कैरी करके ले जाएं। आप हमेशा अपने आप को एक सेकंड चीज ना माने। हमेशा ये सोचे कि मेरी इंपॉर्टेंस है और मुझे वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप ऐसा सोचोगे तो आप हमेशा खुद ब खुद आप सोचोगे कि हाँ, मुझे कैसे अपने आप से वहां पर प्रेजेंट रहना है। और लक्ष्मी, मैंने मतलब मेरे ख्याल से समय होने वाला है हमारा। मैम अभी है 10-15 मिनट है हमारे पास अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि फिर मैं एक अपनी गढ़वाली कविता भी लेके आई हूँ, वो भी सुनाना चाहती हूँ मैं दर्शकों को आज के परिवेश में। तो जब आप अभी बिल्कुल मैम, जब बिल्कुल। जब समय होगा तब सुनाएंगे।
क्या मैं पहले सुनाऊं? आप मेरा वेट कर रहे हैं? मैम बिल्कुल आप सुना दीजिए, स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा। तो मैंने जो अभी जो एक इस परिवेश पे कविता लिखी है कि आजकल क्योंकि पलायन बहुत हो रहा था उत्तराखंड में, पर कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग, 2-2.5 लाख लोग वापस गए हैं और वो स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर जब लॉकडाउन खुला तो कुछ लोगों को लगा कि उनको वापस आना चाहिए। तो उस वक्त जो है वो लेडी इस तरह से मना रही है कि भाई अपने हस्बैंड को कह रही है कि भाई तुम अब परदेश मत जाओ, बड़ी मुश्किल से तो आए हो। तो उन भावों को मैंने लाने की कोशिश की है और देखते हैं कि मैं आप तक पहुंच पाती हूँ कि नहीं पहुंच पाती हूँ। तो इस तरह से हैं लाइनें। बिल्कुल ये मैम, जी ना जाओ, सुनाऊं? बिल्कुल ये मैम, जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। ए जी ना जावा परदेस अब एक ही रोजगार कमेल्योला, दगड़ दगड़ी हिटी ल्योला रुमुकना छुई बात लगोला। ए जी ना जावा परदेस अब बिल्कुल एक ही रोजगार कमेल्योला, खैरी खे खे की आया किले तुम फेर जांदा, खैरी खे खे की आया किले फिर तुम जांदा, दौड़ी दौड़ी नी थकिया तुम अब सुस्त भी लेवा। ए जी ना जावा परदेस अब एक ही रोजगार कमेल्योला, दगड़े दगड़ी हिटी लोला रुमुकदा छुई बात लगोला। ए जी ना जावा परदेस, निर्भागी देश खबेश जन तुम पर चिप क्यों चैन, ये ते बिझाड़ा लगवे ल्योला, भगवती को जागर भी करोला। ए जी ना जावा परदेस अब एक ही रोजगार कमे ल्योला, वह बंद सभी घोर आया छन, भय बंद सभी घोर आया छन, को कुठार बुरा छन, रंगलो हुयो चुमेरु पहाड़, ये अब नजर नी लगोला। ए जी ना जावा परदेस अब एक ही रोजगार कमेल्योला, ए जी ना जावा परदेस, अपना बिरना सभी एक ही आया छन, सुख दुख अब एक ही लगे ल्योला, छोड़ा बिरनी चाकरी तुम अब अपनों का बीच रहे ल्योला। ए जी ना जावा परदेस अब एक ही रोजगार कमेल्योला, दगड़े दगड़ी हिटी ल्योला रुमुकना छुई बात लगोला। ए जी ना जावा परदेस। धन्यवाद। बहुत बेसुरी हूँ मैं, पर सुनाई दी मैंने। बहुत बहुत अच्छा मैम, आप बिल्कुल पहाड़ की तरफ लेके गई और आपने भाव में बताया जो यहाँ पे गढ़वाली या कुमाऊनी लोग नहीं है। मैम ने आपको भाव बता दिया था कि बहुत समय बाद वो परदेश से वापस आए, तो ये उसी पे गीत था कि आप दोबारा परदेश मत जाओ, हम यहीं पे वो करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पहाड़ में हूँ फिर भी इस गीत को सुनकर इस लॉकडाउन में, क्योंकि हरिद्वार में सैटरडे संडे लॉकडाउन हो गया है तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे बहुत अच्छी अपने पूरे पहाड़ की याद दिला दी मैम। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगी मैम कि हमारे आंगन टीम के लिए, क्योंकि हमें शुरू किए हुए ये 13 से 14 दिन ही हुए हैं, और एक संदेश हम चाहेंगे कि हमारे फाउंडर साहब पुनीत राजा जी के लिए भी दें, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो पूरी आंगन टीम के साथ साथ आपका भी शुभ आशीष उन्हें मिल जाए, तो बहुत हमारी शुभ वो होंगी। पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दूंगी कि बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने ला रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बात करने से ही आगे बढ़ती हैं,
और एक ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है कि आप इसको इस तरह से लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड पर लेके आ रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं चलती, और आजकल क्योंकि इधर उधर जाना नहीं हो रहा तो ऑनलाइन ही सब लोग बैठे हैं, तो उन तक बहुत सारे संदेश पहुंच पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्य है, और इससे एक दिशा भी मिलती है आगे किस तरह से कार्य करें, या कोई ऐसी चीज भी हो जो कि किसी को क्लिक कर जाती है। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा कार्य है। इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें कि पूरा संदेश है, आप उसको संदेश मान के चलें जो पंक्तियां हैं। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। नन्हे कदमों से बढ़कर अभी तो चलना सीखा है, नन्हे कदमों से बढ़कर अभी तो चलना सीखा है, दौड़ तो शिखर तक की है, अभी तो आसमां छूना बाकी है। दौड़ तो शिखर तक की है, अभी तो आसमां छूना बाकी है। गिरेंगे कई बार अभी, गिरेंगे कई बार अभी, ठोकरें भी लगेंगी कई, गिरेंगे कई बार अभी, ठोकरें भी लगेंगी कई। जीवन पथ की राह कठिन, जीवन पथ की राह कठिन, फिर उठेंगे संभलेंगे, फिर उठेंगे संभलेंगे। ये सोच रुक मत जाना, ये सोच रुक मत जाना। राह कठिन है इस पथ की, मंजिल दूर बहुत ही सही। राह कठिन है इस पथ की, मंजिल बहुत दूर ही सही। मिलेगी तुझको रख सब्र, मिलेगी तुझको रख सब्र। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। कांटे बहुत मिलेंगे पथ पर, अभी तो सफर शुरू हुआ है। कांटे मिलेंगे बहुत पथ पर, बाधाएं भी मुंह पसारेंगी। डट तू संभल निरंतर पथ पर, डट तू संभल निरंतर पथ पर। तुम्हारा काम है चलते रहना, तुम्हारा काम है चलते रहना। निरंतर लगातार निश्चल, अंजाम चाहे कुछ भी हो। न थक तू न डर तू, न थक तू न डर तू। कर्म कर बस अब चल तू, कर्म कर अब बस चल तू। दौड़ तो शिखर तक की है, बस चल तू, बस चल तू। अभी आसमां छूना बाकी है, बस चल तू, बस चल तू। तो ये मेरा जन्मदिन का तोहफा भी अरे हो गया। बहुत बढ़िया। आसमान छूना बाकी है। और इस बीच में हमारे साथ सुष्मिलता महाजन मैम जुड़ी हैं, मनी चतुर्वेदी शर्मा मैम, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और सुमिता प्रवीण मैम भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों उत्तराखंड का गौरव है। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, मैम का कहना है। और साथ ही हमारे साथ अरिजीत पांडे भी जुड़ी हैं। मैं कहा दीदी को और हमारे साथ बिल्कुल मैम, सुमिता प्रवीण मैम को प्रणाम लक्ष्मी मैम की तरफ से। प्रकाश हरी सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। और आंगन के जो फाउंडर हैं वो आपसे कहते हैं कि आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार मैम, और आज का दिन खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम एक सवाल जो रह गया था इस बीच में, आपकी एक किताब है मुट्ठियों में कैद हूँ, जो आपका एक लघु कथा की जो किताब है। हाँ मैम, वो उस किताब के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और साथ में मैं ये पर्सनली पूछना चाहूंगी कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, तो आप अपना आइडल किसे मानती हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पहले लिखती जरूर थी, पर कभी मैं बाहर नहीं निकली, और कभी मैंने अपने आप को इतना एक्सपोजर नहीं दिया। तो दीदी क्योंकि अभी सुन रही है मुझे, इसलिए सुमिता प्रवीण केशवा दीदी, जिन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि बाहर नहीं निकलोगी तो कैसे लोग तुम्हें सुनेंगे, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। मैं उनसे बहुत सारी शिक्षाएं लेती हूँ, उनसे बहुत सारी चीजें पूछती हूँ। मनोज भैया
जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैंने हमेशा उनको किसी भी रात दिन किसी भी टाइम फोन किया, उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। तो ये वो नाम हैं जिन्होंने मुझे हर वक्त हर समय प्रोत्साहित किया। और अब जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्तराखंड में लिखूं कुछ अपनी भाषा बोली में, तो वो हैं संजय शर्मा दरमोना जी, जो मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं कुछ अपनी बोली भाषा में लिखूं और इस तरफ अपना ध्यान दूं। प्रदीप बेदवाल जी हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं अपनी भाषा की तरफ लिखूं। तो ये वो नाम है जो मुझे हर वक्त रात दिन किसी वक्त भी अगर मैं इनको पुकारती हूँ तो ये मुझे कभी निराश नहीं करते, मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं इन सब का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे जो हर सुख दुख और हर वक्त जो ये लोग मुझे इस तरह से अपना प्यार देते हैं। ऑब्वियसली फैमिली तो है ही, पर उसके अलावा जो मैं मेरा परिवार है वो ये सब लोग हैं। और अब हाँ, किताब के बहुत बारे में सॉरी, बहुत इस बहुत बीच ये शुक्रिया किताब का रह मैम, गया। सुमिता प्रवीण मैम, मनोज कामदेव सर। तो किताब, हाँ, किताब के बारे में, ये बंद मुट्ठियों में कैद धूप कही अनकही, इसका टाइटल है। ये ज्यादातर महिलाओं पर है, थोड़ा बुजुर्गों पर है, मतलब समस्या प्रधान इसमें जो लघु कथाएं हैं। ये है, इसका कवर भी मैंने खुद बनाया है। एक ये लेडी है जिसका हाफ पोर्शन दिखता है और हाफ नहीं दिखता, क्योंकि कोई भी औरत अपने दुख तकलीफ जो है वो छुपा के रखती है, हाइड करके रखती है, कभी किसी को उजागर नहीं होने देती। तो उसको देखते हुए मैंने ये इनका आधा पोर्शन है, आधा पोर्शन दिख नहीं रहा, ये इसका कवर है। ये भी महिलाओं और मतलब समस्याओं पर आधारित लघु कथाएं हैं मेरी। आप पढ़िएगा, अमेज़न पे दोनों किताबें अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं। आप इनको अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से ले सकते हैं। दोनों की दोनों किताबें, एक तो प्रभात प्रकाशन और एक केबीएस प्रकाशन। और मैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह सब पे मिलती हूँ, विजय लक्ष्मी भट्ट शर्मा के नाम से मिलूंगी। विजय लक्ष्मी शर्मा के नाम से मत ढूंढिएगा, विजय लक्ष्मी भट्ट शर्मा के नाम से मिलूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और सुमिता प्रवीण मैम, मनोज कामदेव सर, मनोज कामदेव सर से तो मेरा भी बहुत ही अच्छा गहरा वो है, बहुत अच्छा, जो भी चीज है हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि आप लोगों से मिलवाया, आपसे मिलवाया, और सुमिता प्रवीण मैम भी बहुत ही अच्छी हैं जिनसे मिलवाया हम सबको। थैंक यू सो मच मैम, आंगन का हिस्सा बनने के लिए, आंगन को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और आंगन के साथ अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही रखें, अपनी शुभकामनाएं सदैव ऐसे ही रखें। और आप लोग अपने हमारे पेज को, फेसबुक पेज आंगन को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को को लेकर आने वाली हूँ। हम इंस्टाग्राम के पेज पर भी हैं, हम आपको ट्विटर पर भी मिलेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो प्लीज आंगन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा प्यार आंगन पे बरसाएं। और जाने से पहले आपसे एक आखिरी कविता जो है, आपकी कोई पसंदीदा कविता सुनाने के लिए आपसे गुजारिश करूंगी। अच्छा मेरी पसंदीदा कविता, चलिए, हाँ, मैं सुनाती हूँ आपको कुछ पंक्तियाँ। हिंदी में ही सुनाऊँ ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा, तो मैं अभी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ अपनी। मैं चुप हूँ पर कलम बोलती है, मैं चुप हूँ पर कलम बोलती है, खामोशी में भी लब खोलती है। मैं चुप हूँ, कलम बोलती है, खामोशी में भी लब खोलती है। उछालते हैं लोग रोज नए पत्थर, उछालते हैं लोग रोज नए पत्थर, बनकर इमारत फिर वो बोलती है, बनकर इमारत फिर वो बोलती है। मेरे शब्दों में ताकत नहीं, कहा तुमने, मेरे शब्दों में ताकत वाह, नहीं, कहा तुमने, बनकर फिर दास्तां पोल खोलती है। मेरे शब्दों में ताकत नहीं, कहा तुमने, बनकर वो दास्तां फिर पोल खोलती है। तू शांत हो सुन नए दौर को विजया, तू शांत हो सुन नए दौर को विजया, यहाँ हया चुप और हस्ती बोलती है,
यहाँ हया चुप और हस्ती बोलती है, तू क्यों उछाले लहरों को मार कंकड़, तू क्यों उछाले लहरों को मार कंकड़, खामोश है तू तो तेरी कलम बोलती है, खामोश है तू तो तेरी कलम बोलती है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन आपके साथ रहा मैम, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपकी बहुत बहुत आभारी, और हमारी पूरी आंगन टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। तो जुड़े रहिए आपकी होस्ट एंड दोस्त और आंगन के साथ, और नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलते हैं आंगन के इस पेज पर एक नए टैलेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।